क्या आप जानते हैं कि व्हाट्सएप में कौन सी स्विचिंग टेक्निक प्रयोग होती है? या फिर सर्किट स्विचिंग का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? या स्टोर एंड फॉरवर्ड तकनीक किस स्विचिंग में होती है? या फिर टीसीपी किस प्रकार की स्विचिंग को दर्शाता है? या फिर पैकेट स्विचिंग के दो प्रकार कौन से हैं? तो अगर आपको इन सारे सवालों के जवाब नहीं पता तो चिंता की कोई बात नहीं। आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इन सारे सवालों के जवाब खुद समझ भी पाएंगे और किसी और को समझा भी पाएंगे। लेकिन अगर आपको इनमें से कुछ सवालों के जवाब पता भी हैं तो भी आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। ज़रूर आपको इस वीडियो में कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आप चाहें तो इस टॉपिक की कंप्लीट नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की नोट्स मिलेगी। डाउनलोड करने के बाद में आप इस नोट्स को पढ़ के भी स्विचिंग टेक्निक के बारे में समझ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इस नोट्स से भी समझने में प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो पे वापस आ सकते हैं। वीडियो पर वापस आने के बाद आप वीडियो को कंटिन्यू करिए और तब आपके डाउट्स मोस्ट प्रोबेबली क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क सीखने की सीरीज़ का 12वां वीडियो है जिसमें हम स्विचिंग टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम समझेंगे स्विचिंग टेक्निक्स क्या होती हैं और डिफरेंट टाइप की स्विचिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, और बहुत आसान भाषा में और कुछ रियल एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि किस ऑर्डर में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले स्विचिंग टेक्निक क्या है इस बात को समझेंगे, फिर उनके प्रकारों को जानेंगे, फिर उनके प्रकारों का कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद में कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन देखेंगे स्विचिंग टेक्निक्स के। उसके बाद में मैं आज की इस वीडियो को कंक्लूड करूंगा। कंक्लूड करने के बाद एक छोटा सा और सिंपल सा क्विज होगा जिसमें आपको उन 5 सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो मैंने आपको अभी वीडियो की शुरुआत में पूछे थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और सबसे पहले समझते हैं स्विचिंग टेक्निक क्या होती है। स्विचिंग तकनीकें वो तरीका है जिससे डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेज़ी से सुरक्षित तरीके से सही रास्ते से भेजा जाता है। मतलब स्विचिंग टेक्निक कुछ नहीं है, हम क्या कर रहे हैं कि डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहे हैं और डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए एक तरीका है स्विचिंग टेक्निक। बिना स्विचिंग के नेटवर्क में ट्रैफिक जाम या कंजेशन हो सकता है। तो अगर हम डेटा भेजने के लिए, क्योंकि नेटवर्क में हमारे डिवाइसेस काफ़ी सारे होते हैं, अगर हम डेटा भेजने के लिए कोई रूल्स कोई मेथड्स का उपयोग नहीं करेंगे तो नेटवर्क में कंजेशन या ट्रैफिक जाम हो सकता है। स्विचिंग तकनीक डेटा को सही समय पर सही डेस्टिनेशन तक पहुंचने में मदद करती है। तो स्विचिंग तकनीक से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को सही डेस्टिनेशन तक और सही समय में पहुंचा सकते हैं। उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल है स्विचिंग का कि जब हम व्हाट्सएप पर फोटो भेजते समय वो छोटे छोटे पैकेट्स में टूटकर जाती है और रिसीवर के पास जाकर फिर से जुड़ती है। तो इसमें क्या है कि जब हम व्हाट्सएप से कोई फ़ोटो भेजते हैं तो जब हमारी फ़ोटो नेटवर्क में ट्रैवल कर रही होती है तो वो बिट्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रही होती है। मतलब हमने क्या किया कि हमने बड़ी सी फ़ोटो को छोटे छोटे बिट्स में या छोटे छोटे पैकेट्स में बांट दिया, ठीक है। और जब रिसीवर के पास वो डेटा पहुंचेगा तो रिसीवर क्या करेगा, फिर से सारे बिट्स को रीअसेंबल करेगा, सारे पैकेट्स को रीअसेंबल करेगा और उसके बाद में रिसीवर को फ़ोटो मिल जाएगी। अब हम समझते हैं कि स्विचिंग के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है स्विचिंग का सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग स्विचिंग का सबसे पुराना प्रकार और सबसे पहला प्रकार है जिसमें क्या होता था कि डेडिकेटेड पाथ पर आधारित होता है। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि सर्किट स्विचिंग, सर्किट मतलब कि हमने एक रास्ता फिक्स कर दिया, एक सर्किट हमने बना दिया, ठीक है। अब उसी सर्किट से उसी रास्ते से डेटा जो है वो ट्रेवल करेगा। फिक्स लाइन होती थी इसमें कि अगर मान लीजिए कि सेंडर और रिसीवर कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हम उनके बीच में एक रास्ता, एक डेडिकेटेड पाथ जो है वो फिक्स कर देते थे और उसी पाथ में, उसी रास्ते से उनके बीच का जो डेटा है वो ट्रेवल करेगा।
इसमें 3 स्टेप्स हैं, जिसमें से पहला है सेटअप फेज़, मतलब जब हम पाथ इस्टेब्लिश कर रहे हैं। दूसरा है डेटा ट्रांसफ़र फेज़, जिसमें हम डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसके बाद में है आखिरी जो फेज़ है जिसको हम कहते हैं टीयर डाउन फेज़, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो पाथ हमने रिजर्व किया है उस पाथ को हम वापस से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने पहले पाथ इस्टेब्लिश किया, इस्टेब्लिश करने के बाद डेटा ट्रांसफ़र किया, डेटा ट्रांसफ़र जब हो गया तो हमने पाथ को क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया या टीयर डाउन कर दिया। एग्जाम्पल के लिए, जब हम पुराने लैंडलाइन कॉल्स में कम्युनिकेट किया करते थे, कॉल किया करते थे, तो उसमें सर्किट स्विचिंग का उपयोग हुआ करता था। उसमें क्या होता था कि अगर हमें बात करना है तो हमारे लिए एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता था, और वो कनेक्शन जो होता था उसमें हार्डवेयर जो थे इस रास्ते में, जो दोनों जो कम्युनिकेटर हैं, सेंडर और रिसीवर, उनके रास्ते में जो भी हार्डवेयर रिसोर्सेस हुआ करते थे उनको रिजर्व करके एक सर्किट इस्टेब्लिश कर दिया जाता था, और वो हार्डवेयर अब इन दोनों के लिए डेडिकेटेड हो गए। ठीक है, इसके और इसके लिए जो दोनों बात कर रहे हैं उनके लिए डेडिकेटेड हो गए पूरे रास्ते के रिसोर्स। अब जब तक इनकी कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होगी तब तक वो रिसोर्सेस इन दोनों के लिए रिजर्व्ड रहेंगे। ठीक है, जैसे कि ISDN नेटवर्क में, ISDN नेटवर्क में हम क्या करते हैं, सर्किट स्विचिंग का उपयोग करते हैं। इससे कुछ फ़ायदे हैं। फ़ायदे क्या है कि रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है, लो डिले होता है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, एक पूरा का पूरा रास्ता हमने क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया 2 लोगों के लिए। तो अब उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत रियल टाइम होगा, और डिले जो होगा बहुत कम होगा। और नो पैकेट लॉस, क्योंकि जो डेटा है वो एक सीक्वेंस में एक लाइन से जा रहा है, तो डेटा लॉस होने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एक सेम पाथ ही डेटा को फॉलो करना है, जिसके लिए हार्डवेयर जो है रिजर्व कर दिए गए हैं रास्ते के। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, जिसमें कि पहला है आइडल टाइम में बैंडविड्थ वेस्ट होता था। ठीक है, बैंडविड्थ कैसे वेस्ट होता था कि 2 लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं सर्किट स्विचिंग का उपयोग करके, तो उन्होंने क्या किया है, रास्ते के पूरे रिसोर्सेज को रिजर्व कर लिया है। अब रास्ते के पूरे रिसोर्सेज को रिजर्व किया है, और वो चाहे बात करें चाहे ना बात करें, लेकिन उनके बीच में जो रिसोर्सेज है वो रिजर्व हो गए हैं। तो जब वो बात नहीं भी कर रहे हैं और लेकिन कॉल कनेक्टेड है, तो जो रिसोर्सेज है वो किसी और को नहीं दिया जा सकते। ठीक है, तो पूरी की पूरी बैंडविड्थ वो यूज़ कर रहे हैं, और बैंडविड्थ का जो है वो इफ़िशिएंट यूज़ नहीं हो पाता था सर्किट स्विचिंग में। सेटअप टाइम भी ज़्यादा होता था। सर्किट स्विच को जब हम इस्टेब्लिश कर देते सर्किट को, तो समय भी काफ़ी ज़्यादा लगता था। उसके बाद में जो अगला स्विचिंग टेक्निक है वो है पैकेट स्विचिंग टेक्निक। उसमें क्या होता है कि डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़कर भेजा जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, हम डेटा को छोटे पैकेट्स के फॉर्म में भेजते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में। हर पैकेट में सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। तो हमने क्या किया, बड़े डेटा को छोटे छोटे पैकेट में बांट दिया, और हर एक पैकेट का सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। तो पैकेट जो है अपनी मर्जी से पूरे नेटवर्क में ट्रैवल करके रिसीवर तक पहुंच सकता है। तो पैकेट्स अलग अलग रूट से जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि सारे पैकेट्स के पास सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, इसलिए सारे पैकेट्स अपने हिसाब से या राउटर की मर्जी से, राउटर क्या करेगा, पैकेट्स को कुछ इस तरीके से राउट करेगा कि पैकेट जो है वो कम से कम समय में रिसीवर तक पहुंच जाए। तो इस तरीके से क्या होता था कि सारे ही पैकेट्स अलग अलग रास्ते से रिसीवर तक पहुंचते हैं पैकेट स्विचिंग में। एग्जाम्पल के लिए, जब हम व्हाट्सएप, इंटरनेट ब्राउजिंग या जूम कॉल करते हैं तब हम पैकेट स्विचिंग का ही उपयोग कर रहे होते हैं। 2 प्रकार के पैकेट स्विचिंग होते हैं। पहला है डेटाग्राम, जिसको हम UDP कहते हैं, और दूसरा है वर्चुअल सर्किट, जो कि TCP के उपयोग से किया जाता है। UDP और TCP दोनों इंटरनेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं। UDP का फुल फॉर्म होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो जब हमें कुछ ऐसा डेटा ट्रांसफ़र करना होता है जिसमें अगर हमारे कुछ पैकेट लॉस भी हो जाए तो हमें अगर प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि जब हम YouTube में वीडियोस देखते हैं तो अगर 1-2 पैकेट बीच के कुछ पैकेट्स अगर मिस भी हो जाते हैं तो हमारे वीडियो क्वालिटी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो इस तरीके के स्ट्रीमिंग में, लाइव स्ट्रीमिंग में हम UDP पैकेट का उपयोग करते हैं, UDP तरीके का डेटाग्राम का उपयोग करते हैं डेटा को सेंड करने के लिए। और जब हमें ऐसा कुछ कम्युनिकेशन करना होता है जिसमें कि जो मैसेज है उसका पहुंचना बहुत कंपलसरी होता है, हम पैकेट लॉस को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तब हम TCP का उपयोग करते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि वर्चुअल सर्किट बनता है।
ठीक है, सेंडर और रिसीवर के बीच में वर्चुअल सर्किट बनता है। ये वर्चुअल सर्किट उस सर्किट स्विचिंग से डिफरेंट है, क्योंकि जब हम सर्किट स्विचिंग का यूज़ करके डेटा को भेजते थे तो वहाँ पे जो सर्किट बनता था वो हार्डवेयर्स का यूज़ करके बनता था। रास्ते में जितने हार्डवेयर रिसोर्स हुआ करते थे उनके रिजर्व होने से वो सर्किट बनता था, ठीक है, मतलब उसमें रास्ते के सारे हार्डवेयर यूज़ हो जाते थे, ठीक है, या रिजर्व हो जाते थे। लेकिन वर्चुअल सर्किट में क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, ठीक है, इसमें जो पाथ है उसको बहुत इफ़िशिएंटली बनाया जाता है और पूरे रिसोर्सेज को रिजर्व नहीं किया जाता दो लोगों के बीच में, ठीक है। सर्किट कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि जो रिसोर्सेज हैं, जो रास्ते के रिसोर्सेज हैं, उनको मैक्सिमम यूज़ किया जा सके, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बीच में कुछ राउटर्स आते हैं, तो उन राउटर्स को अगर दो लोगों के बीच में रिजर्व किया गया है तो राउटर पूरी तरह से रिजर्व नहीं होते थे, वो राउटर बाकी कम्युनिकेशन में भी हेल्प करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से वर्चुअल सर्किट और सर्किट स्विचिंग दोनों डिफरेंट हैं। तो ये जो पैकेट स्विचिंग होता है इसमें दो प्रकार होते हैं, पहला यूडीपी और दूसरा टीसीपी तरीके से हम डेटा को सेंड कर सकते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में। उसके बाद में पैकेट स्विचिंग के कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबल और स्केलेबल। फ्लेक्सिबल होता है पैकेट स्विचिंग और स्केलेबल। उसके बाद नेटवर्क का बेहतर उपयोग होता है, इफ़िशिएंट यूज़ हम कर पाते हैं नेटवर्क का पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल करके। उसके बाद में कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि डिले और पैकेट लॉस होता है, क्योंकि आप जो है वो पैकेट को अलग अलग रास्ते से भेज दे रहे हो, तो कभी कभी कुछ पैकेट लेट में भी पहुंचते थे और कुछ पैकेट लॉस भी हो सकते हैं। और जब रिसीवर तक डेटा पहुंचेगा तो रीअसेंबली ज़रूरी होती है, इसलिए ये सारे लॉस हैं पैकेट स्विचिंग के। उसके बाद में जो अगली तरह की स्विचिंग है, जो नेक्स्ट प्रकार की स्विचिंग है, वो है मैसेज स्विचिंग। इसमें स्टोर एंड फॉरवर्ड तकनीक का उपयोग होता है, किसमें, मैसेज स्विचिंग में। स्टोर एंड फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि जब डेटा सेंडर से रिसीवर की तरफ जाएगा तो बीच में जितने भी नोड्स आएंगे वो नोड्स पहले पूरे मैसेज को स्टोर करेंगे। जब पूरा मैसेज उस नोड पर स्टोर हो जाएगा उसके बाद में वो मैसेज आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमें नाम से समझ में आ रहा है कि पहले मैसेज को स्टोर करो, मतलब सेंडर ने डेटा को भेजा तो डेटा एक राउटर के पास गया, अब वो राउटर क्या करेगा, पहले पूरे मैसेज को स्टोर करेगा। स्टोर जब हो जाएगा पूरा मैसेज आ जाएगा, उसके बाद में मैसेज आगे फॉरवर्ड किया जाएगा और अगला राउटर भी उस मैसेज को पहले स्टोर करेगा। जब पूरा मैसेज स्टोर हो जाएगा उसके बाद में मैसेज को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। इसलिए नाम में ही समझ में आ रहा है कि स्टोर एंड फॉरवर्ड तकनीक उपयोग होती है किसमें, मैसेज स्विचिंग में। इंटरमीडिएट नोड में मैसेज स्टोर होकर फॉरवर्ड होता है। जो इंटरमीडिएट नोड्स होते हैं उसमें मैसेज पहले स्टोर होता है, उसके बाद में आगे फॉरवर्ड होता है, जबकि पुरानी टेक्निक्स में ऐसा नहीं था, ठीक है। मैसेज आता जाता था और मैसेज आगे जाता था, ठीक है, पैकेट्स के फॉर्म में। लेकिन इसमें क्या, पूरा का पूरा मैसेज ही पहले इंटरमीडिएट नोड में स्टोर होगा। एग्जाम्पल के लिए जीमेल या आउटलुक इसी टेक्निक पे काम करते हैं। जब हम किसी को मेल भेजते हैं तो मेल जो होता है पहले इंटरमीडिएट नोड्स पर स्टोर होता है, उसके बाद में आगे फॉरवर्ड किया जाता है। इसी तरीके से टेलीग्राफ सिस्टम जो कि पहले उपयोग होता था, जिसमें हम मैसेज को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भेजते थे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसमें भी इसी तरीके की कुछ टेक्निक यूज़ होती थी। उसमें क्या होता था, भेजा गया मैसेज पहले इंटरमीडिएट नोड पर स्टोर होता था और जब मैसेज पूरा स्टोर हो जाता था तो फिर मैसेज को अगले स्टेशन पे फॉरवर्ड किया जाता था। मैसेज स्विचिंग के कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि कोई डेडिकेटेड पाथ की ज़रूरत नहीं होती और बैंडविड्थ उपयोग बढ़िया होता है किसमें, मैसेज स्विचिंग में। उसके बाद में जो नुकसान है वो है कि डिले बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि हर एक इंटरमीडिएट नोड क्या कर रहा है, मैसेज को पूरा स्टोर कर रहा है, उसके बाद में आगे फॉरवर्ड कर रहा है, इसलिए डिले बहुत ज़्यादा होता था। और हर एक डिवाइस में, हर एक इंटरमीडिएट डिवाइस में स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद में ये कंपैरिजन टेबल है, आप इस टेबल को देख के समझ सकते हैं कि कौन सी टेक्निक के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। जैसे सबसे तेज़ होता है पैकेट स्विचिंग, जबकि सबसे धीमा होता है मैसेज स्विचिंग। भरोसेमंद सबसे ज़्यादा है सर्किट स्विचिंग, क्योंकि इसमें एक सर्किट ही स्टैब्लिश जाता था। और उपयोग क्षेत्र कहाँ उपयोग किए जाते हैं, लैंडलाइन और वॉइस ओवर LTE में उपयोग होता है सर्किट स्विचिंग, और जबकि इंटरनेट, व्हाट्सएप, जूम वगैरह में पैकेट स्विचिंग उपयोग होता है और ईमेल में मैसेज स्विचिंग का उपयोग किया जाता है,
ठीक है। और बैंडविड्थ का उपयोग हम देख सकते हैं कि सर्किट स्विचिंग में सबसे कम उपयोग होता है बैंडविड्थ का, और जबकि पैकेट स्विचिंग में बहुत अच्छा उपयोग होता है बैंडविड्थ का, और मैसेज स्विचिंग में मीडियम रेंज में उपयोग होता है बैंडविड्थ का, ठीक है। तो ये टेबल है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद में रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या होते हैं, जैसे कि हम ट्रेडिशनल फ़ोन कॉल करते थे तो उसमें सर्किट स्विचिंग का उपयोग होता था, व्हाट्सएप मैसेज में पैकेट स्विचिंग का, ईमेल्स में मैसेज स्विचिंग का, लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस में पैकेट स्विचिंग, और ओल्ड टेलीग्राफ मैसेज में मैसेज स्विचिंग का उपयोग होता था। उसके बाद में आज की इस वीडियो को हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा कि स्विचिंग टेक्निक जो है नेटवर्क की रीड होती है, सर्किट स्विचिंग फास्ट होता है और रिलायबल होता है, जबकि पैकेट स्विचिंग इंटरनेट फ्रेंडली होता है। उसके बाद में जो मैसेज स्विचिंग होता है वो स्टोर एंड फॉरवर्ड तकनीक पर काम करता है। तो अब समय हो गया है एक छोटे से क्विज़ का। इस क्विज़ में आपको उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में पूछे थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्विज़ को। तो इस क्विज़ का सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट्सएप में कौन सी स्विचिंग टेक्निक प्रयोग होती है। तो हमने अभी पढ़ा कि व्हाट्सएप में पैकेट स्विचिंग का प्रयोग होता है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है सर्किट स्विचिंग का सबसे बड़ा नुकसान क्या है। तो हमने पढ़ा था कि सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि पूरा का पूरा रास्ते का जो हार्डवेयर होता है वो दो लोग के बीच में ही डेडिकेटेडली रिजर्व हो जाता है, ठीक है। तो उससे बैंडविड्थ की बर्बादी होती है, तो इसलिए सर्किट स्विचिंग का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है बैंडविड्थ की बर्बादी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्टोर एंड फॉरवर्ड तकनीक किस स्विचिंग में उपयोग होती है। तो स्टोर एंड फॉरवर्ड हम किस में कर रहे थे, मैसेज स्विचिंग में। मैसेज स्विचिंग में हम क्या कर रहे थे, पहले मैसेज को इंटरमीडिएट नोड पर स्टोर कर रहे थे, उसके बाद में मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर रहे थे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो होगा वो होगा मैसेज स्विचिंग। उसके बाद में टीसीपी किस प्रकार की स्विचिंग को दर्शाता है। टीसीपी, हमने टीसीपी के बारे में पढ़ा था, यूडीपी और टीसीपी। तो टीसीपी किस प्रकार की स्विचिंग को दर्शाता है, टीसीपी दर्शाता है वर्चुअल सर्किट स्विचिंग को, है ना। जब हम टीसीपी के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने वर्चुअल सर्किट के बारे में भी समझा था, ठीक है। तो वर्चुअल सर्किट को दर्शाता है कौन, टीसीपी। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है कि पैकेट स्विचिंग के 2 प्रकार कौन से हैं। पैकेट स्विचिंग के 2 प्रकार कौन से हैं, तो हमने समझा था डेटाग्राम और वर्चुअल सर्किट, ठीक है। यूडीपी और टीसीपी 2 प्रकार हैं किसके, पैकेट स्विचिंग के। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है क्या है, वर्चुअल सर्किट और डेटाग्राम, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आज के इस क्विज के ये 5 क्वेश्चन थे। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने 5 में से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दिए। अब अगर आपको इस पूरे टॉपिक की कंप्लीट नोट्स डाउनलोड करनी है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक में जाकर आज के इस टॉपिक के कंप्लीट नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।